खासकर ज़्यादातर बात मैं बाबा साहब की कहूँगा, और वो लखनऊ से रिलेटेड कैसी है। बाबा साहब ने लखनऊ में जो सारे बहुजनों को अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया था, उसका मैं जिक्र कहूँगा। मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया था, तब भी मैंने बात की थी, लेकिन आज जो मैं बात कहूँगा कि बाबा साहब ने इस देश के सारे बहुजनों को क्या संदेश दिया है, उसी की बात करेंगे। और ये बात समन संघ क्यों कह रहा है और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैं बात करने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं 1947 में हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हो गए थे। अंग्रेजों के राज्य से हम सेपरेट हो गए, हमारे दो देश हो गए, पाकिस्तान भारत। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका इस देश के बारे में क्या थी, हम लोगों ने तब भी बाबा साहब की नहीं सुनी और आज भी नहीं सुन रहे। इसीलिए हमारा नुकसान कोई वमन व्यवस्था या विपरीत विचार वाले, विषमता को मानने वाले जो सत्ता में बैठे हैं, जो हमारा हमेशा अकल्याण खोजते हैं, हमारे बारे में हमेशा बुराई सोचते हैं, उनका दोष नहीं है। हम लोग हमारी पुरखों की, हमारे गुरुओं की, हमारे संतों की बात ठीक तरीके से नहीं सुनते, इसीलिए हम खुद के पैर पर पत्थर गिराते हैं, हम अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो इससे बचना कैसा है, आगे क्या करना है? हमारे महासमंद संतों ने, पुरखों ने हमें कौन सी शिक्षा दी है जिसके बल पे हम लोग अपना इतिहास फिर से दोहरा सकते हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए सुखी जीवन पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित भिक्षु संघ है, उनको मैं वंदन करता हूँ। और यहाँ पर भारत के लगभग 12-13 राज्यों से आए हुए सारे समन बहन और भाई हैं, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। और जिन्होंने हमको एंटरटेन का जो प्रोग्राम अभी कर रहे हैं हमारे लिए, उन म्यूजिक वालों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि 1948 की बात है, 1948 की, अभी अभी एक साल पहले हम लोग आज़ाद हो गए थे और भारत के संविधान निर्माण का काम चल रहा था। इसी लखनऊ में बाबा साहब ने बहुजनों की एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई थी। उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। बाबा साहब ने एक बात की थी, आप सभी जानते हैं, लेकिन उस सभा में क्या किया था, क्या कहा था, कौन सा संदेश आपको दिया था, उसका मैं जिक्र करूंगा। बाबा साहब 1948 की लखनऊ की सभा में कहते हैं कि ऐ मेरे बहुजन भाइयों बहनों, मैं मेरे दिल से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात गहराई से सुनना। वो कहते हैं कि आज जो जितने 15-20 हजार लोग इस लखनऊ की नगरी में आप उपस्थित हो, ये सारे बहुजन समाज के लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है कि आप संगठित नहीं हो, आप 6,743 जातियों में बटे हुए लोग हो। एक जाति एक राष्ट्र है और एक जाति दूसरे जाति का कल्याण नहीं सोचती, उसके बारे में क्रोध रखती है, उसके बारे में द्वेष रखती है, उसके बारे में हमेशा बुराई सोचती है। और जो लोग समन थे इतिहास में, समन यानी जिनका मन समता में रमता है, जो समता में रहने वाले लोग हैं, जो दूसरों की कभी बुराइयां नहीं करते हैं, ऐसे लोग, ये रेफरेंस बाबा साहब ने रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति नाम के किताब में बाबा साहब ने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समन एंड ब्राह्मण कल्चर। समन कल्चर कौन है? तो समनों का कल्चर है जो जैनों का है, बुद्धिस्टों का है और चारवाकों का है। जितने भी बहुजन लोग हैं, उन बहुजन लोगों का पुराना कल्चर, पुरानी संस्कृति, पुरानी विचारधारा और पुराने राजा महाराजा, ये सारे समन थे। और हमारा राज यहाँ पर लगभग 1,500 साल तक था। उस वक्त भारत का जो GDP होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब घरेलू सकल उत्पाद जो होता है, जो कि आज के समय में अमेरिका का सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर चाइना का है। ऐसा एक घरेलू सकल उत्पाद जो होता है, दुनिया जितना भी पैसा कमाती थी, धन कमाती थी, एक साल में
उसका 32% हिस्सा उस जम्बूद्वीप का था, भारत का था, समनों का था। उस वक्त समनों का राजा कौन था? महान सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक के राज्य में इस देश का जितना भी उत्पाद था, उस देश के उत्पाद का, इनकम का, जीडीपी का, यानी वर्ल्ड के बैलेंस शीट का 32% हमारा समनों का था। आज हमारा कितना जीडीपी है पता है आपको? यहाँ पर कोई अर्थशास्त्री होंगे या अर्थशास्त्र के प्रोफेसर या टीचर होंगे, वो जानते होंगे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा। आज हमारा जीडीपी 1.7% ऑफ द वर्ल्ड है। सोच लो, समझ लोगो, अगर आप इकट्ठा हो जाते हो, अपनी सोच से इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ मैत्री, करुणा, मुदिता का व्यवहार अगर करते हो, तो आपका जीडीपी 32% तक जा सकता है। ये भारत, ये जम्बूद्वीप था, ये दुनिया पर आज भी राज कर सकता है, क्योंकि विश्व के जितने भी यूथ लोग हैं, यूथ लोगों में बहुत ताकत होती है, बहुत जज्बा होता है, मेहनत कश होते हैं। वैसे 24 करोड़ लोग, बच्चे जो है हमारे, वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको काम नहीं है। और दुनिया की जितनी भी यूथ की संख्या है, युवकों की संख्या, युवक और युवतियों की संख्या है, उसका लगभग 35% हिस्सा भारत में रहता है। तो सोच लो आप, मेहनत कश हो, इच्छा है, सब कुछ है, पर आपको दिया नहीं जा रहा। ये किसका हिस्सा है? ये हमारा हिस्सा है। पर ये हिस्सा क्या वो लोग आपको देंगे जो कि आपका कल्याण की बात कभी नहीं करते, आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते? तो हिस्सा ये कौन लेगा और कैसे लेंगे? तो इसका तरीका समन संघ आपको बताता है। मैं बात कहता हूं कि लखनऊ के 1948 की सभा में बाबा साहब ने लखनऊ में बहुजन लोगों को संदेश क्या दिया था। ये संदेश लेकर माननीय कांशीराम साहब भी आए थे, उन्होंने भी ये संदेश दिया, लेकिन उनका संदेश भी हमने नहीं माना। इसीलिए बार बार हमारे महासंबंध लोग, हमारे पुरखे, हमारे महामानव बार बार यहाँ पर आते हैं और आपको आगाह करा जाते हैं, आपको चेता कर जाते हैं, आपको जागरूक कर जाते हैं। बुद्ध ने उसको सम्मा सती कहा है। बुद्ध कहते हैं कि आतापि संपजानो सतीमा। अगर आप अपनी बुद्धि को जागरूक रखकर, अपनी प्रज्ञा को विकसित रखकर अगर आप इकट्ठा रहोगे, तो सारे के सारे अधिकार आपको मांगने नहीं पड़ेंगे, आप देने वाले बन जाओगे। पर ये हमारी बदकिस्मत है कि हम इकट्ठा नहीं है, इसीलिए हमारे ऊपर अन्याय होता है। तो लखनऊ की सभा में बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब कहते हैं, ऐ मेरे बहुजन भाई और बहनों, उस वक्त बाबा साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। 5 प्रकार के पोर्टफोलियो थे बाबा साहब के पास, 5 प्रकार के डिपार्टमेंट थे। लॉ मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर थे, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, और बाबा साहब जो है प्लानिंग कमीशन के भी मिनिस्टर थे उस वक्त। ये 5 डिपार्टमेंट बाबा साहब संभालते थे। 1942 से लेके तो 1946 तक बाबा साहब इंटरिम गवर्नमेंट में जब ये मिनिस्टर थे, उन्होंने 49 कानून बनाए। किसके लिए कानून बनाए? मजदूरों के लिए कानून बनाए, महिलाओं के लिए कानून बनाए, SC ST OBC के लिए कानून बनाए। जो लोग वंचित है, पीड़ित है, मजदूर है, मेहनत कश लोग है, उनके लिए 49 कानून बनाए। आज जो आपको जो बिजली मिल रही है ना, तो बिजली का डिपार्टमेंट भी बाबा साहब का था। ये बिजली बाबा साहब ने उत्पादित कैसे की थी, उसकी पूरी थीम जो आज आपके घर में जो लाइट आती है, बिजली आती है, इसकी सोच भी बाबा साहब की है। वो एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि एनर्जी कैसे उत्पादित की जाए, तो उसके साथ उनके पास वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री भी थी, मतलब जल जो विभाग था, वो पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। उन्होंने सोचा कि हमारे देश में बहुत बड़ी ऐतिहासिक नदियां हैं। बाबा साहब ने केवल 2 साल के काल में 153 डैम बनाए। ये भाखड़ा मांगल डैम आपको दिखाई देता है, ये उड़ीसा का डैम है। जितने भी लगभग 150 डैम है, उसका निर्माण बाबा साहब की दिमाग की उपज था। उन्होंने सोचा कि जो बिहार में जो महानदी है उड़ीसा में, और वो महानदी कोसी नदी है बिहार में, हमेशा उसको बाढ़ आती थी और हजारों लाखों लोग जो नदी के किनारे बसते थे, खासकर समझ लोग थे, उनकी झुग्गी झोपड़ी और घर बाढ़ में बह जाते थे और लाखों लोग रास्ते पर आते थे। उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर क्या किया जाए। उन्होंने आइडिया की
टेनेसी वैली कारपोरेशन अमेरिका में सबसे बड़ा डैम था उस वक्त का, वहां पर गए, 1 महीना अभ्यास किया और उन्होंने वहां की पूरी जो डैम की टेक्निक सीख ली और यहाँ पर आए। टेनेसी वैली कारपोरेशन के तहत उन्होंने डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन, महानदी वैली कारपोरेशन, कोसी कारपोरेशन और पंजाब की 5 जो नदियां हैं उसके हर नदियों के कारपोरेशन मंडल बनाए। उनका पानी जगह जगह पर रोका और उस पानी से इरिगेशन शुरू कर दिया, सिंचन शुरू कर दिया, सिंचाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं किया, उस पानी जो डैम का निकलता था वो पानी एक बहुत बड़े होल से निकालकर, पर्वत से निकालकर उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये किया कि वहां पर जितने भी मजदूर लोग थे उन मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, उनकी महिलाओं के लिए अधिकार दिए और महिलाओं को भी जॉब दिया और उनको पुरुषों से ज्यादा एक इंक्रीमेंट ज्यादा देने की उन्होंने प्रोविजन की, प्रावधान किया। ऐसे बहुत सारे कानून मैं बता सकता हूँ। हिंदू कोड बिल के बारे में आप जानते हो, हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसने उठाया? इस देश की उच्च वर्णीय समाज की जितनी भी हमारी बहनें हैं, महिलाएं, उन्होंने हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अन्याय उच्च वर्णीय लोगों की जो बहनें थी, पत्नियां थी, महिलाएं थी, उनके ऊपर होता था ज्यादा। बाबा साहब ने 7 प्रकार के अधिकार दिए महिलाओं को वोट का राइट दिया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट बना ना, उसकी थीम बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की। 1930, 31 और 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने पुरुषों के साथ महिलाओं को इक्वल राइट देने की लड़ाई लड़ी। वहां पर बहुत सारे लोग विरोध करते थे। जब संविधान लिखना शुरू हुआ था तब 1948 में ही महिलाओं के 7 मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए, इसीलिए 1948 में उन्होंने हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में दाखिल किया, लेकिन 3 बार वो रिजेक्ट किया गया। बाद में 1951 में जो अधिकार संविधान में बाबा साहब महिलाओं को देना चाहते थे, लेकिन विरोधक बहुत ज्यादा थे। अकेले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी के अकेले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको सिर्फ 3 लोगों का ही सहकार मिला। एक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जो भारत के पहले कृषि मंत्री थे महाराष्ट्र से, और दूसरे जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्होंने बाबा साहब को दूसरी बार संविधान सभा में खड़ा किया इलेक्शन के लिए और वहां से जीत कर आए, फिर बाबा साहब इस देश का संविधान लिख सके। तो उन्होंने क्या किया? महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए? पहला वोट का राइट दिया, दूसरा आपकी जो संपत्ति है घर की उसमें महिलाओं का नाम इंक्लूड करने का प्रोविजन बाबा साहब ने दिया। तीसरा काम क्या किया? आज तक वो अधिकार हम लोग महिलाओं को नहीं दे पाए। तीसरा अधिकार दिया कि बच्चे का जो नाम स्कूल में आप दाखिला देते हो ना, तो उसके साथ बच्चे का नाम, उसके साथ पहला नाम माता का, उसके बाद पिता का और फिर आपका सरनेम, ये लिखने का कानून भी बाबा साहब ने बनाया। कितनी महिलाओं को पता है? क्योंकि हम बाबा साहब को पढ़ते नहीं है। बाबा साहब वो तो निचले जाति के थे, उन्होंने संविधान बनाया, वो तो दलितों के लीडर थे। पूछते हो आप कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या कहा? ये सबन संघ की वजह से मैं बाबा साहब का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब के साथ साथ उनके गुरुओं का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि तथागत बुद्ध ने विश्व का सबसे बढ़िया साइंटिफिक धम्म भी दिया था, जिस वजह से अगर आप मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का ये धम्म अगर आप आचरण करोगे तो आप अच्छे सुखी इंसान बन सकते हो। इसका दाखिला, इसका पुरावा, इसका एविडेंस है कि इतिहास में अगर सारी चीजें आप पढ़ लोगे, कल्चर के बारे में सोचोगे। पगारे सर ने समन के बारे में बताया आपको, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि उस लखनऊ की सभा में आपको बाबा साहब ने क्या बताया था। उन्होंने कहा था कि बड़ी मेहनत से, बहुत कोशिश करते हुए, बहुत पसीना गवाकर आज जो 15-20 हजार लोग इस लखनऊ की सभा में सारे भारत से आए हैं, आप लोग इसी तरह का एकजुट अगर दिखाओगे, एक जैसे रहोगे, एक जैसी सोच रखोगे और एक होकर अगर आंदोलन अगर चलाओगे, तो उनके बगल में चीफ मिनिस्टर बैठे थे, पंत वल्लभ भाई पंत थे। उन्होंने कहा कि ये वल्लभ भाई पंत है, अगर आपकी एकजुट ऐसी नजर आएगी, ऐसे प्रोग्राम करोगे तो आपके जूतों की लेस बांधेंगे पंत साहब। ये बाबा साहब का कथन लखनऊ नगरी का है। बाबा साहब ने केवल इतना ही नहीं कहा, बाबा साहब ने उस सभा में क्या किया था? उन्होंने कहा था कि हमारा कल्चर, इतिहास में अगर आप
देखोगे तो हमारा कल्चर समनों का कल्चर था। इसीलिए उन्होंने कहा द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समन एंड ब्राह्मण कल्चर। समन यानी बुद्धिस्ट कल्चर को बोला जाता है, जैन कल्चर को बोला जाता है, चारवाक और जितने बहुजनों के महान पूर्व के हैं, उन्होंने जो समता का कल्चर यहाँ पर लाया था, समता की संस्कृति या संस्कृति लाई थी, उस कल्चर को समनों का कल्चर बताया जाता है। लेकिन कल्चर या संस्कृति तभी स्टैब्लिश होती है, तभी स्थापित होती है जब आपकी पहचान हो जाती है। जैसे ही सभागृह में बैठे जितने भी लोग 500,000 लोग होंगे, वो अगर कहेंगे कि हम सब समन है, तो बाद में बाहर जाओगे, किसी दूसरे राज्य में जाओगे, समाज में जाओगे, तो लोग बोलेंगे ये देखो समन लोग हैं, ये एक जगह रहते हैं, एक जैसा इकट्ठा होते हैं, एक जैसे सोचते हैं। इसका उदाहरण भी बाबा साहब ने दिया। वज्जी लोगों का आपको पता है, भिक्षु संघ के सारे सदस्यों को पता है, वज्जियों का साम्राज्य वैशाली में था। 16 जनपद थे, सारे के सारे जनपद अपना राजा डेमोक्रेटिक पैटर्न से, लोकतंत्र से चुनते थे, और वो राजा समन संघ के सामने झुकता था। समन संघ जो कहता उस वही बात राजा को माननी पड़ती थी। इसका उदाहरण भी पता है, द बुद्ध यानी धम्मा नाम का ग्रंथ आप बार बार पढ़ते होंगे। हमारे महाराष्ट्र में तो उसके ऊपर 3 महीने तक पठन होता है उसका, हर बुद्ध विहार में। तो उसमें वज्जी लोग क्या करते थे, 7 प्रकार के प्रिंसिपल आचरित करते थे, इकट्ठा बैठते थे, गुरुओं का, भिक्षुओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का आदर करते थे। और कोई भी काम अगर करना रहा तो समन संघ के मीटिंग में पहले वो कार्यक्रम प्रस्ताव पारित किया जाता था, और वो पारित करने के बाद सन्निचर्या होती थी। शनिचर को, सन्निचर्या अपना शब्द है, आपको आज बोला जाता है कि शनिचर के दिन आपने बालों को तेल नहीं लगाना है, आपके बाल कटवाने नहीं है, कोई नई चीज खरीदनी नहीं है, उस दिन हथियार नहीं उठाना है। ये सारी चीजें हम लोग करते थे। क्यों? क्योंकि आपको जाति जातियों में बांटना था, आपको एक दूसरे के बीच में झगड़े करके विभाजित करना था। शनिचर ये सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि लगभग 84,000 स्तूप सम्राट अशोक के काल में स्थापित किए थे। केवल स्तूप नहीं थे, वो विहार थे। उस विहार में स्कूलें होती थी, उस विहार में मेडिटेशन होती थी, ध्यान होता था, और उसी विहार के कुछ जो बड़े बड़े विहार होते थे उनकी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। सम्राट अशोक ने 18 ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, और 6वीं शताब्दी में 642 में इसिंग नाम का जो चाइनीज ट्रैवलर आया है, चाइनीज लेखक आया था घूमने वाला, फाहेन और इसिंग नाम का, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सीकियासी नाम का उनका किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि सम्राट अशोक के काल में लगभग 42 यूनिवर्सिटियाँ थी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, अमरावती, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हमारी थी, और उन यूनिवर्सिटियों में विश्व के सारे लोग पढ़ने को आते थे। जिनको नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता था वो लोग रोते थे। इतना बड़ा ज्ञान का भंडार हमारे बीच में था। साइंस के जितने भी शब्द है, आपका जो साइन, कॉस, टैन, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सारे पाली के शब्द है, उधर गए और ग्रीक से होकर अपभ्रंशित होकर नाम बदल कर आए। ये सारे संशोधन हमारे समनों के थे। समन संघ के साथ व्यापारी, शिल्पकार, जो व्यापारी हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, ये जब फॉरेन का दौरा करते थे उनके साथ भिक्षु संघ जाया करता था, और भिक्षु संघ त्रिशरण, पंचशील, धम्म और समनों का कल्चर स्थापित किया जाता था। आपको बताता हूँ कि लंदन के बगल में जो देश है फिनलैंड, उस फिनलैंड में भी एक बुद्ध विहार बना था उस वक्त। इजिप्ट में, अफगानिस्तान तो 95% बुद्धिस्ट कंट्री था, समन कंट्री था। ये सारा इतिहास मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी इतिहास नहीं पता चलने से क्या होता है। बाबा साहब का एक कोटेशन, बाबा साहब कहते हैं, दोज हु डू नॉट नो देयर हिस्ट्री दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। समन संघ यही कह रहा है, कुछ ही नहीं करना है आपको, कुछ ताकत नहीं लगानी, बस एक ही सोच पकड़नी है, दिमाग में रखनी है, अपने सॉफ्टवेयर में डालनी है। सॉफ्टवेयर यानी अपना सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अचेतन मन के बारे में तथागत कहते हैं कि अचेतन मन सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। अगर किसी ने गाली दी तो उसको जाके एक थप्पड़ लगाएंगे, अगर उसने कुछ बुरा भला कहा तो वो ये नहीं सोचता कि छोटा है बड़ा है,
तूने मुझे गाली दी, मैं तेरे को देख लूंगा। पर बुद्ध कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तभी हमारे कंट्रोल में आता है जब आप आनापानसति, विपस्सना, कसिना और मेत्ता भावना ऐसी मेडिटेशन करोगे, तब जाके आपका मन स्थिर हो सकता है। सारे बहुजनों के लिए ये चीज करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग इकट्ठा नहीं आते। इकट्ठा नहीं आने से क्या होता है, तो हम जाति जातियों में बटे रहते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि आपका इतिहास अगर आपको भविष्य में निर्माण करना है तो पहले इकट्ठा आ जाओ। इकट्ठा आने से क्या होगा, मैं महाराष्ट्र से हूँ, भले ही मैं लंदन में गया हूँ, अमेरिका में गया हूँ, यूनाइटेड नेशन में गया हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जिनके नाम सिंह है, मेरा है, आपके जितने भी नाम है ना, इतने नाम के सारे लोगों को मैं उच्च वर्णीय समझता था। लेकिन जब से मैं समन संघ में आया हूँ तो ये जितने आप लोगों के नाम है ना, ये मेरे भाई है, मेरे बहन है। ये पता मुझे कब चला, जब मैं 2021 में समन संघ से जुड़ा। इसका मतलब है मेरी सोच और आपकी सोच, भले ही मैं बाबा साहब के समाज में पैदा हुआ था, मेरे माता पिता दोनों 1956 में 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि के समारोह में थे, जन्मजात हम समझते, जन्म से हम लोग बाबा साहब के विचारों के पीछे लगे थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यूपी में रहने वाले लोग, पंजाब में रहने वाले लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग मेरे बहन भाई हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ संपर्क करता हूं तो मेरा सीना फक्र से बिल्कुल चौड़ा हो जाता है और मुझे उम्मीद लगती है कि यहाँ पर उपस्थित सारे मेरे बहन भाई हैं। भले ही ये 7,443 जातियों में बटे, लेकिन सारे समन हैं। इन समनों के बारे में अगर हम सोचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। बाबा साहब के बारे में मैंने कहा कि वो लखनऊ का संदेश दिया, लेकिन लखनऊ के संदेश में बाबा साहब ने क्या कहा बताया, आपको जो मैंने इंटरिम गवर्नमेंट में जो अधिकार दिए, इन सारे अधिकारों को, इससे ज्यादा भी सारे अधिकार हैं, अगर आपको मिलाने हैं तो मुझे पार्लियामेंट में आपकी जातियों के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी साथ लेना जरूरी है। अगर वो लोग मैं जो पुटअप करूंगा संविधान में, जो मैं पेश करूंगा, उसका समर्थन करेंगे तो ही हम संविधान बना सकेंगे। आज का जो संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। मैं अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में 3 बार गया, वहां का सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरस, आज आप गूगल करके देख लो, उसका नाम आएगा। उसने कहा है, उस सभा में मैं खुद उपस्थित था, वो कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान किसी देश का है तो भारत का है। और वो आगे लिखता है कि केवल ये संविधान श्रेष्ठ है, बेस्ट है, इससे नहीं होगा। वो आगे कहता है कि अगर विश्व के सारे देश, 194 देश है यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री, 194 देश अगर भारत के संविधान के मात्र 2 चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट और चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों चैप्टर के दोनों बातों के इंप्लीमेंट के लिए काम करेंगे तो दुनिया में 10 साल में बेरोजगारी और आतंक खत्म हो सकता है। इतनी ताकत भारत के संविधान में है। वो एंटोनियो ग्यूटेरस कहता है, 194 देश का चेयरमैन। तो इसका मतलब हमारे पास विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है। हम संख्या में 85% है, लेकिन हमारी कमी क्या है पता है, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तथागत कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट नेचर ऑफ यूनिवर्स। ईश्वर का सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो दूसरों को समझ लेने की मन की भावना तैयार कर लो। अगर मेरे बगल में बैठा कोई व्यक्ति, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, प्लेन में जा रहा हूँ, किसी बस में जा रहा हूँ, और वो समन है, तो मैं उसका और मेरा शायद किसी 2-3 तत्वों में किसी मुद्दे पर पड़ता नहीं हूँ, कोई बात नहीं, पर एक काम कर लो, उससे जोड़ जाना, अपना धागा उसके धागे में पिरोने की कोशिश करना, क्योंकि उसकी सोच और आपकी सोच एक जैसी है, क्योंकि इतिहास में भी हमारी सोच एक जैसी थी। इसीलिए हमको क्या करना है, तो हम इतिहास में कौन थे, हमारी पहचान इतिहास में क्या थी, वही बात अगर आज आप करोगे तो भारत का संविधान आपको सारी सुविधा देने के लिए तैयार है। भारत का संविधान खतरे में नहीं है। भारत का संविधान इंप्लीमेंट नहीं किया जाना जा रहा, और इंप्लीमेंट नहीं करने की वजह से जिन लोगों को तकलीफ हो रही वो लोग खतरे में हैं। आप किताब तो किताब है, बाबा साहब कहते हैं कि व्हाट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रेटर, कितना भी बड़ा संविधान अच्छा रहने दो, वो चलाने वाला अगर ठीक नहीं रहेगा तो उस संविधान का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।
लेकिन ये संविधान के सारे मूलभूत तत्व पालन करने के लिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसका पूरा सारा जो बेनिफिट है वो देने के लिए कौन काम करेगा? क्या वो लोगों से आप अपेक्षा रखते हो कि जो आपको वैसा करना ही नहीं चाहते? ये सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि समन संघ दिन रात पिछले 5 साल से यही काम कर रहा है कि आप पंजाब में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, महाराष्ट्र में, कहीं भी हो, लेकिन आप पहले समन थे, आज समन हो और आज भविष्य में समन रहेंगे। हमारी सोच एक जैसी बनेगी और हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, समन संस्कृति एक जैसी बनेगी। फिर देखना, रास्ते से 100-200 लोग निकल पड़ो और सारे लोग लिख दो कि मैं समन हूं। हमारे मोबाइल में भी लिखा हुआ है, देखो पीछे से क्या लिखा है, समन संघ। ये मोबाइल पे अगर किसको दिखा रही है समन संघ का मेरा भाई है, तो जुड़ जाओ उसके साथ, बताओ उसके साथ संविधान क्या है, बताओ उसके साथ तुम्हारा अपना इतिहास क्या था। शुरुआत हो जाती है और जब शुरुआत हो जाएगी ना तो सोच से अपने संबंध बढ़ते हैं। एक बात कहूंगा, खत्म कर दूंगा। बाबा साहब ने कहा इकट्ठा आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं कि भले ही मेरे बस्ती में रहने वाला मेरा भाई समन है, लेकिन मेरा उसके साथ कुछ ना कुछ तो भी झगड़ा है। उसके घर के बारे में, उसके प्लॉट के बारे में, उसके घर का कचरा मेरे घर के सामने आता है और मेरा उसके साथ झगड़ा होता है। कोई बहन वो सामने वाली जो पड़ोसन है उसके साथ बोलती कि कितनी गलत महिला है, वो मेरे साथ झगड़ती रहती है। तो ऐसे हर एक के किसी ना भाई के बीच झगड़े तो बगल वाले, बाजू वाले, बस्ती वाले के साथ तो होंगे। बाबा साहब ने कहा जब भी आपके संविधान पर आंच लगने की बात आई हो, संविधान का मूलभूत अधिकार और संविधान का मूल तत्व नष्ट होने की बात आई हो, आपके ऊपर सामाजिक तौर पर कोई अन्याय हो रहा हो, आपके खिलाफ कोई एट्रोसिटी हो रही हो, तो अपने जो इंडिविजुअल भेद है, इंडिविजुअल जो झगड़े हैं, वैयक्तिक विवाद अगर है तो भूल जाना, वो इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाना। महाराष्ट्र में अब शेड्यूल कास्ट का 4 भागों में विभाजन किया जा रहा है। ये आपका आरक्षण यानी प्रतिनिधित्व खत्म करने की पहली शुरुआत है। आपके तरफ भी ये आएगा और आपको जातियों के बीच में लड़ाया जाएगा, लेकिन आप एक संघ हो। बाबा साहब कहते हैं यू आर द होमोजेनियस बॉडी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये होमोजेनियस है, क्योंकि अन्याय अत्याचार जाति देखकर नहीं। शेड्यूल कास्ट के हो तो आपके ऊपर अन्याय होगा ही होगा, होता है कि नहीं होता है? तो फिर आप होमोजेनियस हो तो इकट्ठा क्यों नहीं रहते हो? तो बाबा साहब की अगर सुनो, समनों का कल्चर अगर देखो, हमारे बहुत सारे लिटरेचर है, ग्रंथ है। हर दिन शाम को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रात को ये मीटिंग चलती है। इस मीटिंग में कोई ना कोई तो भी साथी मैं जैसा कंसेप्ट दे रहा हूँ इसी तरीके का, इससे भी बेहतरीन कंसेप्ट आपको देगा, बातें बताएगा। 10 गोल्डन रूल, जो 10 विनय जो है ना हमारे, उनका पालन करना है। 10 विनय में और ज्यादा विनय हम तैयार करेंगे, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो मंगल सूत्र है उसमें 38 प्रकार के मंगल सूत्र बताए। ये नीति तत्व है जिसका पालन अगर आप करोगे तो आपको किसी के घर के चौखट पर जाने के लिए न्याय मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप दूसरों को न्याय देने वाले बनेंगे। क्या आप सभी चाहते हो? क्या आप दूसरों को न्याय देने वाले बनेंगे? क्या आप ये चाहते हो कि मेरा अन्याय मैं दूसरों के लिए भीख मांग कर नहीं मिलाऊंगा? मेरा अन्याय खत्म करने के लिए मैं संगठित बनूंगा, मैं समन्वयी बनूंगा। क्या आप लोग तैयार हो? अगर हो तो जोर से कहो हमारा संघ, हमारा संघ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जीत है, जीत है, हमारा संघ। जुड़ेंगे। मेरी बात आपने बहुत दिल से सुनी। ये बातें बहुत सारी सब लोग करते जाएंगे। अगर मेरी बात में अगर कोई गलत निकला हो, कोई बात आहत पहुंची हो, किसी को बुरा लगा हो, तो यहाँ पर उपस्थित सारा समन संघ मुझे माफ करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगे यो खलितो दोषो, संगो खमतु तम्मम। हम संघ वंदना करते हैं, संघ गान भी हमने गाया, उसका अर्थ ये होता है संगे यो खलितो दोषो। संघ के प्रति यहाँ पर उपस्थित संघ है और सारे विश्व में फैला हुआ संघ है, उसके प्रति अगर मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकली हो, अगर कोई गलत आचरण हुआ हो, तो संगो खमतु तम्मम। खमतु यानी क्षमा करे,
संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। सारे पुरखों को वंदनामी और समन संघ को नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु।